नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 और डीएसएसबी के लिए जो ये सीरीज चल रही है जियोग्राफी की, इसमें आज ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट नंबर 3 में हम लोग सैटेलाइट के बारे में सीखेंगे कि जो नेचुरल सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, उनका क्या काम है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे क्रिएट होते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट है क्या। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है ग्रहों के भी ग्रह, यानी कि ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। अब सवाल होता है, क्या वो ग्रहों की ही चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? ये सूर्य के नहीं लगाते हैं, तो दोनों के लगाते हैं। लेकिन वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और किसके साथ चक्कर लगाएंगे? वो ग्रहों के साथ में चक्कर लगाते हैं। नजदीक में होने के कारण इनका जो मास कम होता है, जैसे पृथ्वी का एक सैटेलाइट है चंद्रमा। चंद्रमा उससे छोटा है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सैटेलाइट कहते हैं, यानी प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की तरह उनमें भी प्रकाश नहीं होता है। क्या ग्रहों में प्रकाश होता है? नहीं। आप कोई ऐसी वस्तु लीजिए जो चमकीली हो, लेकिन उसको अंधेरे में रखिए, क्या उससे प्रकाशमान होगी? नहीं होगी। अगर उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और उसके प्रकाश से वो प्रकाशमान होती है। जैसे हमने कोई पिंड ले लिया, अगर मान लीजिए कोई बॉल है, इस तरह से कोई बॉल है और इस पर आप लाइट थ्रो करिए। लाइट जब यहां पर डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब लाइट का रिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, ये आप जो है उसकी एंगल के ऊपर निर्धारित होता है कि जिस एंगल में इंसिडेंट होगा उसी एंगल में रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कोई सरफेस आप इस तरह से लीजिए, अगर यहां पर एंगल थीटा बनेगा तो ये रिफ्लेक्शन का भी एंगल थीटा बनेगा। तो यानी कि जिसमें इंसिडेंट होता है उसी में रिफ्लेक्शन होता है। अब यहां पर जो सैटेलाइट हैं, इनके पास भी कोई लाइट नहीं है। किससे प्रकाशमान होंगे? वो होंगे सूर्य से, क्योंकि सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ेगी तभी वो चमक सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रह हैं। ग्रह भी, जितने भी ग्रह हैं, सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। उनका खुद का प्रकाश नहीं है। तो उसी प्रकार सैटेलाइट का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। चांद, एक जो मून है, वो पृथ्वी का एक सैटेलाइट, एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र केवल उपग्रह चंद्रमा। बुध, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कभी कथन निष्कर्ष में दे देगा कि बुध और शुक्र के जो है कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ये कोई और स्टेटमेंट देगा तो याद रखिएगा कि यह स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि बुध और शुक्र के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के सबसे ज्यादा 67 उपग्रह हैं और उसके दूसरे नंबर पे आता है शनि। शनि के 62 उपग्रह हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि बृहस्पति और शनि क्या है, इनर प्लेनेट है या आउटर प्लेनेट है? तो आप कहेंगे कि यह इनर नहीं है, ये आउटर है, ये बाहरी कक्षा में एस्ट्रॉइड के बाद वाले हैं। इनका ये गैसियस फॉर्म में है, ये ज्यादा गैसियस फॉर्म में, और इनके पास सैटेलाइट सबसे ज्यादा है। यानी कि जो उपग्रह है बृहस्पति के 67 है और दूसरे नंबर का आता है शनि। शनि के 62 उपग्रह है। शनि के चारों ओर घूमती हुई धूल अनेक छल्लों से मिलकर बनी एक विशालकाय छल्ला है। इस ग्रह को एक विशेष रूप प्रदान करता है। जब शनि को आप देखेंगे तो उसमें जो उसके धूल कण चारों तरफ घूमते हैं वह एक प्रकार का छल्ला जनरेट करते हैं और वह रिंग के रूप में इसको बहुत सुंदर आकार देते हैं। तो वह क्या होता है, वो धूल कण होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पिंड है, वो धूल कण है जो उसकी ग्रेविटी से बंधे रहते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आप यह भी कहेंगे
कि जो सन बीच में बैठा हुआ है उसके चारों तरफ ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर भी ग्रेविटी होगी। अगर ग्रहों सूर्य की ग्रेविटी खत्म कर दिया जाए तो क्या पिंड उसी अनुसार चक्कर लगाएंगे? आप कहेंगे नहीं चक्कर लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। वो चक्कर तभी लगा रहे हैं जब वो गुरुत्वाकर्षण से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और सूर्य अट्रैक्ट कर रहा है इनको। तो पिंडों का चलने का जो प्रक्रिया है वह ग्रेविटेशन पे, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा खास है क्योंकि यहां मून मिशन भी किया जाता है और कई बार कई देशों ने किया भी है, कभी सफल हुए हैं, कई असफल हुए हैं, और भारत में भी इसी प्रकार का मून मिशन किया गया जो सफल रहा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, केवल एक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने चंद्र विज्ञान यानी कि सेलेनोग्राफी में चंद्रमा का स्टडी करते हैं, चंद्रमा के लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं, चंद्रमा पर जो क्रेटर हैं उसकी स्टडी किया जाता है, चंद्रमा पर जितने भी सी हैं, सागर हैं, उनकी स्टडी किया जाता है। तो इस स्टडी को टोटल ओवरऑल जब स्टडी करते हैं चंद्रमा की, इसको बोलते हैं सेलेनोग्राफी। क्या बोलेंगे? सेलेनोग्राफी। आप इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ भी लेगा कि चंद्रमा की स्टडी को कौन क्या कहते हैं, यानी कि चंद्रमा की स्टडी किस शास्त्र के अंतर्गत की जाती है, तो यह है सेलेनोग्राफी। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप धरती पर 1 फुट का जंप ले रहे हैं, 1 फुट कूद रहे हैं, तो चंद्रमा पर उतनी ही पावर लगाएंगे तो 6 फीट जंप कर जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ग्रेविटी कम होगी, तो आप क्या करेंगे? जंप ज्यादा कर जाएंगे। आप ये बताइए, अगर खूब तेज ग्रेविटी बन जाए तो क्या आप जंप कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, जितने हल्की कम ग्रेविटी रहेगी उतने ही ज्यादा जंप करेंगे। और वहां पर 1/6 है, यानी कि 1 का 6वां पार्ट है, यानी कि आप कहेंगे कि 5/6 पार्ट जो ग्रेविटी पृथ्वी का है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर 1 फुट का जंप किया जाए तो चंद्रमा पर कितने फीट का जंप कर सकते हैं? उतने ही पावर में 6 फीट का। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब ग्रेविटी है नहीं तो एक जो उसके एटम्स हैं उनका अट्रैक्शन भी आपस में कम है। वायुमंडल, ग्रेविटी के कारण वायुमंडल है नहीं, और अगर वायुमंडल नहीं रहेगी, वायु तथा जल के अभाव में चंद्रमा में मौसमी तत्व, बादल, पवन, वर्षा, हिम, फुहारा, इस सब का कोई भी इवेंट नहीं मिलता है, कोई भी प्रक्रियाएं नहीं चलती है। आप बताइए, जब वायुमंडल ही नहीं है, वायु ही नहीं है, तो वहां पर जलवाष्प, धूलिकण और वर्षा, तड़ित झंझावात ये कैसे होगा? ये संभव नहीं है। तो ना तो बादल बनते हैं, ना पवन बनती है, वर्षा भी नहीं, हिम, कुहारा आदि नहीं मिलते हैं। ऐसी घटनाएं केवल वही मिलती है जहां पर ग्रेविटेशन है, यानी गुरुत्वाकर्षण है, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है ये सभी घटनाएं मिलती हैं। मौसम के अभाव के कारण चंद्रमा के स्थल रूप अस्थायी है। वायु और जल के अभाव के कारण चंद्रमा पर धरातली तापांतर अधिक है। सुबह होती है नियर अबाउट -58 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग होती है, -58 डिग्री सेल्सियस पे, -58 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग होगी, और इतने तापांतर पे उसके बाद 247 के एबव डिग्री सेल्सियस पर वो दिन का जो तापमान होगा, जो पीक का होगा, यानी कि दोपहर का समय का, ये हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ठंडी से शुरुआत होती है, एकदम ज्वलन की स्थिति आ जाती है। चंद्रमा पर दिन का तापांतर 214 होता है। अच्छा, 214 कब? आप दोपहर के समय खूब तड़कती धूप रहेगी, उस समय का टेम्परेचर यानी 214 है। तापांतर कितना? -243 डिग्री सेल्सियस होता है। -243 डिग्री कब होगा? रात में होगा। ये क्या है? रात का है, रात का, नाइट का समय। ये कब का है? ये दोपहर में है, ये दोपहर का टाइम है।
सूर्योदय का तापांतर क्या होता है 58 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके धरातल पे सबसे बड़े स्वरूप स्थल स्वरूप सागर है। क्या है? सागर है। और 14 बड़े बड़े सागर, आश्चर्य की बात तो यह है कि 14 बड़े बड़े सागर पाए जाते हैं। इन सब घटनाओं के बाद भी 14 बड़े बड़े सागर इसमें पाए जाते हैं और इसको मारिया कहा जाता है। इन सब को जो सागर हैं वहां के, उनको मारिया कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कौन से सैटेलाइट पर सागर को मारिया कहा जाता है, कौन से उपग्रह पर जो सागर पाए जाते हैं और उनको मारिया कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इस चंद्रमा यानी मून पर जितने भी सागर हैं उनको मारिया कहा जाता है। ये 14 बड़े बड़े सागर हैं इस पर, जिसमें सबसे बड़ा सागर मेयर इम्ब्रियम है। मेयर इम्ब्रियम जो सबसे बड़ा सागर है, जिसे फुहार का सागर कहते हैं, द सी ऑफ सौरव, यानी कि फुहार का सागर कहा जाता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण सागर में मेयर नुब्रियम बादलों का सागर कहा जाता है। मेयर नेक्टारिस, इसको अमृत सागर कहा जाता है। मेयर नेक्टारिस को अमृत सागर कहा जाता है। और मेयर ट्राविलिटाट्रिस को आपका शांत सागर भी कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के अमृत सागर, शांत सागर और बादलों का सागर, फुहार का सागर, अगर इस प्रकार से कहीं भी आपको ऐसा मिले तो यह कहां पर सागर पाया जाएगा? ये मून पर ही होगा और कहीं भी इसका जिक्र नहीं, इस प्रकार के सागर नहीं पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है कि चंद्रमा के धरातल पर 3000 से अधिक क्रेटर मिलते हैं। क्रेटर, आप वॉल्केनो एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां पर जब उसके मुंह को आप देखेंगे तो गोल वाला मुंह जो होता है वो क्रेटर होता है। इसका मतलब यहां ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण यहां पर क्रेटर मिल रहे हैं। तो सबसे बड़े क्रेटर की अगर बात करेंगे तो ये है क्वालाबियस जो सबसे बड़ा क्रिएटर है। यहाँ का क्रेटर जो सबसे बड़ा है वो क्वालाबियस है। ग्रिमालांडी जो है ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा आपका ये है क्वालाबियस है, दूसरे नंबर पे ग्रिमालांडी है। इसका व्यास जो है, जो ये है क्वालाबियस का 240 किलोमीटर है। जो व्यास का मतलब डायामीटर, उसका जो क्रेटर है उसका जो डायामीटर है वह 240 किलोमीटर का है। 240 किलोमीटर, ये जो व्यास है ये 240 किलोमीटर है। अन्य क्रेटर जो है टाइको, कोपरनिकस। अच्छा, इसमें कुछ जो वैज्ञानिक हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उनके नाम पर भी इनके क्रेटर लिखे गए हैं। देखिए, कोपरनिकस, टेप्लर, अरिस्टार्कस, प्लेटो, ये सब जो है वो आपके जियोग्राफर हैं और इन्हीं के नाम पर इनका नामांकन किया गया है कि ये सब क्रेटर है। इनमें से प्लूटो प्रमुख है और आप देखे होंगे कि प्लेटो एक फिलोसोफर हुए, जो दार्शनिक हुए, जिन्होंने जियोग्राफी में एक सैद्धांतिक रूप में बदलाव किया और उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, हालांकि वो 100% प्रूव्ड नहीं है। और खास बात तो ये है कि जियोग्राफी में अभी तक 100% प्रूव्ड कोई भी सिद्धांत नहीं है, केवल कल्पनाओं पर ही आधारित है। तो इन्होंने सबसे पहले जो संकल्पनाएं दी थी, तो इनके नाम पर भी इसको रखा गया और सबसे ज्यादा प्रमुख था प्लेटो। चंद्रमा के आकार में पृथ्वी का आकार का 1/4 है। जो चंद्रमा का आकार है पृथ्वी के आकार का 1/4 है, 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। इसके धरातल पर अनेक पर्वत पाए जाते हैं, जैसे आल्प्स, इपिनाइन, कार्पेथिन, इस प्रकार के पर्वत श्रेणियां वहां पर पाई जाती हैं, वहां के पर्वत हैं ये। और लिब्निटस पर्वत चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत है, जो जिसकी हाइट, ऊंचाई 8000 मीटर है, यानी 8000 मीटर से भी अधिक है।
जो कि इंडिया में आप देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, हालांकि इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑथेंटिक इन्होंने दिया है वो 8000 मीटर है। तो इसको कहा जाता है लिबनिटस, लिबनिटस पर्वत है, ये 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। इस प्रकार लंबी गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं, और घाटियों को क्या कहा जाता है, उन घाटियों में सबसे गहरी जो घाटी है वो अल्पाइन घाटी, अल्पाइन वैली सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखिएगा कि अल्पाइन वैली आपका चंद्रमा पर पाया जाता है, सबसे गहरी खाई है ये, यानी सबसे गहरी घाटी है, इसको अल्पाइन वैली भी कहते हैं। चंद्रमा के धरातल की संरचना 58% भाग तो ऑक्सीजन का है, और जो सिलिकॉन 20% के साथ मिश्रित है, वो उसमें मिश्रित है 20% सिलिकॉन के साथ में। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम युक्त मिश्रण भी पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे खास बात तो यह है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह, यानी कि फॉसिल्स प्लेनेट भी कहते हैं। कौन सा प्लेनेट कहते हैं इसको? जीवाश्म ग्रह कहते हैं, फॉसिल्स प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। इसके पृथ्वी से औसत दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर की है। पृथ्वी से औसत दूरी है, ध्यान में रखिएगा, एवरेज डिस्टेंस है ये 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगते हैं, 1.25 सेकंड का टाइम लगता है। यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इस तरह से परिक्रमा करता है। कभी जो मून है वो पृथ्वी के एकदम करीब आता है, कभी दूर चला जाता है। एकदम करीब का मतलब सट नहीं जाता है, उसमें लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लेकिन ऐसी स्थिति होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, कहीं पर कम डिस्टेंस होता है। एलिप्टिकल शेप में इसकी परिक्रमा करता है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है उसमें परिक्रमा करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। और परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि समान है, लगभग 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट की है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 15 सेकंड में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, एक परिक्रमा वो लगा लेता है। इसी अवधि को नक्षत्र मास कहते हैं, नक्षत्र मास। अब ध्यान से देखिएगा, इस नक्षत्र मास को कभी कभी कहते हैं भाई आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। तो ग्रह वाले यही उपग्रह हैं, और नक्षत्र का मतलब पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पर ये पृथ्वी है, और अच्छा यहां पर बना ही है तो इसी को यूज कर लेते हैं। देखिए ये मून है, तो यहां से इस प्रकार से इस तरह से होता है। यहां पर डिस्टेंस तो कम है, लेकिन जब यहां पर आएगा तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यह है इसका दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इसको इलिप्टिकल शेप भी बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसकी। तो इसका एक चक्कर यहां से चला इस प्रकार से, तो एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लगाता है तो उस चक्कर को कहते हैं नक्षत्र मास, नक्षत्र मास कहते हैं। यह चक्कर कितने दिन में लगाएगा? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में। इसको नक्षत्र मास कहते हैं, साइड्रल मंथ कहते हैं इसको, साइड्रल मंथ यानी नक्षत्र मास कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता। अब क्या होता है कि वह अपने एक्सिस पर, मान लीजिए एक्सिस इसी पर रखा हुआ है, इसी एक्सिस पर जो रोटेशन है वह एक टाइम पीरियड है 29 डेज 12 आवर एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। इस अवधि को चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ
कहते हैं, साइनोडिक मंथ भी कहा जाता है, इसको साइनोडिक मंथ कहा जाता है, ल्यूनर मंथ कहा जाता है, और इसको चंद्रमास भी कहते हैं। अब आप देखिए यह कंडीशन अप्लाई होती है ल्यूनर मास में। अच्छा, इसमें जो इलिप्टिकल शेप में है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे सूर्य ग्रहण होगा, कैसे चंद्र ग्रहण होगा, कौन सी कंडीशन बनेगी चंद्र ग्रहण की और सूर्य ग्रहण की। ऐसे 12 चंद्रमास की अवधि को एक चंद्र वर्ष कहा जाता है, जिसको ल्यूनर ईयर कहते हैं, यानी कि चंद्र वर्ष कहा जाता है। कितने 12 चंद्र मास की जो अवधि होती है उसको कहा जाता है चंद्रमास। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम जो दूरी है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वह 4,07,000 किलोमीटर है। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा कहां पर? मैक्सिमम डिस्टेंस आप बताइए यहां पर बनेगा या यहां पर बनेगा? आप कहेंगे यहां पर बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जब खूब दूर जाएगा, इलिप्टिकल शेप में चल रहा है, ये दूर जाएगा, तब यहां पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस बनेगा। कितना? 4,07,000 किलोमीटर। 4,07,000 किलोमीटर। अपभू इसको कहते हैं, या अप पृथ्वी का इसको कहा जाता, अपभू भी कह सकते हैं और अप पृथ्वी का भी इसको कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो ऐसी स्थिति को सिजगी या युति व्युति कहते हैं। सिजगी कहते हैं या युति और व्युति कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को बनती है। अब ध्यान में रखिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा क्या क्या है, अमावस्या क्या है और पूर्णिमा क्या है। युति व्युति के अंतर्गत दो स्थितियां बनती है। प्रथम स्थिति युति की, जिसको कंजक्शन कहलाती है। इसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है। यहां देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा है यहां पर। तो इसको यहां पर क्या होगा, चंद्रमा आने के कारण सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हुए पृथ्वी का एक ओर होते हैं। ऐसी स्थिति में अमावस्या कहा जाता है, न्यू मून कहा जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर यहां पर चंद्रमा बीच में आ गया तो कोई लाइट जलाइए, मान लीजिए कोई आप यहां पीछे कोई एलिमेंट रख दीजिए और यहां पर लाइट जलाइए। आप ये बताइए क्या पीछे वाले एलिमेंट पर लाइट पड़ेगी? आप कहेंगे नहीं पड़ेगी। तो यहां से क्या सन दिखाई देगा? यहां पर सन की स्थिति हो और पृथ्वी पीछे हो, बीच में चंद्रमा हो और वह प्रकाश रोक रहा है, तो क्या पृथ्वी तक प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। और इसी को कहते हैं पीसीएस। क्या कहते हैं? पीसीएस। पीसीएस का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना। इसको पी फॉर पृथ्वी, फिर यहां पर चंद्र, और फिर ये आ जाता है सूर्य। पीसीएस की कंडीशन में क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ध्यान में रखिएगा, प्रदेश पीसीएस यानी कि लग गया भैया सूर्य ग्रहण। दूसरा क्या होता है कि सीपीएस होता है। सीपीएस ऊपर मैं लिख देता हूं इसको, ये कंडीशन सीपीएस। सीपीएस इसमें क्या होगा? चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा होगा और ये पृथ्वी होगी और फिर होगा आपका सूर्य। ये हो जाएगा आपका सूर्य। अब की बार ये बताइए कि यह पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा? चंद्र ग्रहण बनेगा। चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा ग्रहण लग, अर्थात इसका जो लाइट है इसके ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, क्या चंद्रमा पर उसका लाइट पड़ रहा है? आप कहेंगे नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर क्या स्थिति होगी? सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा? कहेंगे यहां चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति, पृथ्वी पर बैठा हुआ विद्वान जैसे आप लोग यहां पर सन को देख रहे हैं, लेकिन क्या चंद्रमा को देख रहे हैं? नहीं। चंद्र ग्रहण वहां पर क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है।
अगर नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब वहां पर चंद्र ग्रहण होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ सन को ही ये ढके हुए है, तो यहाँ का व्यक्ति, आप लोग बैठे हुए क्या सूर्य को देखेंगे? नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण होगा। तो यह चीज समझिए कि एक पीसीएस से सूर्य ग्रहण है और सीपीएस से चंद्र ग्रहण। चलिए आगे की स्थिति को भी समझेंगे। इस स्थिति में दो प्राकृतिक घटनाएं घटती है, एक बृहद ज्वर और सूर्य ग्रहण। दोनों सोलर इक्लिप्स होता है और सूर्य ग्रहण कहते हैं, बृहद ज्वर कहते हैं इंस्पायरिंग टाइड को। अब क्या क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जुड़ना, और उसी के बाद आता है दूसरा अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है वियुति और कंजक्शन का मतलब होता है युति। पहली स्थिति युति यानी कंजक्शन कहलाती है। सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर सीधी रेखा में होते हैं। कहां पर? एक ही ओर सीधी रेखा में होते हैं। युति की दशा होती है। सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण अभी आपने पढ़ा, पीसीएस 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 हो गया सूर्य ग्रहण, यानी कि चंद्रमा आ गया बीच में। चंद्रमा आपका बीच में आ गया। आप ये बताइए, यहां पर है ना पीसीएस पीसीएस, सूर्य ग्रहण हो गया आपका। चलिए अब क्या कह रहा है? इस समय ज्वर की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। आप ये बताइए कि यहां पर जब नजदीक आ जाएगा चंद्रमा तो उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं? जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पास में आ जाए अगर कोई तो लगाव हो ही जाता है। तो यही कंडीशन यहां पर होती है, जब इलिप्टिकल शेप में ये सबसे करीब में पहुंचता है तो वहां पर ज्वर वह अपनी तरफ से खींचने लगता है। तो जाएगा कौन? क्या पृथ्वी जाएगी? नहीं, वहां पर वाटर बॉडी ज्यादा खींचती है, जिसमें उफान होता है और टाइडल का काम करता है, यानी कि ज्वर बनता है, बृहद ज्वर बनता है। कब? जब चंद्रमा उसके करीब में आ जाता है। करीब में कंडीशन कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, कंडीशन पीसीएस की, यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। यहां पर सूर्य ग्रहण लगता है। दूसरी स्थिति वियुति क्या होती है, यानी कि अपोजिशन कहलाती है। इसमें पृथ्वी की स्थिति सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य होती है। यहां देखेंगे चंद्रमा है और यहां पर सूर्य है, इसके मध्य में क्या है? पृथ्वी है, यानी कि सीपीएस की कंडीशन होती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की। तो यहां पर क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां चंद्रमा पर प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है। बात एकदम क्लियर है। चलिए, सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं। जाहिर सी बात, यहां आप देख भी रहे हैं। हार्वेस्ट मून इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट मून भी कहते हैं, कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति को चंद्र ग्रहण यानी कि फुल मून भी कहते हैं। इसको फुल मून कहते हैं और इसको कहते हैं न्यू मून। उपयुक्त में से दोनों स्थितियां युति वियुति के अतिरिक्त पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है। क्या चंद्रमा यहां है तो यहां नहीं आएगा? आएगा। क्या यहां नहीं आएगा? आएगा। क्या यहां नहीं आएगा? आएगा। क्या यहां बताइए आएगा कि नहीं? कहेंगे यहां भी आएगा। क्या यहां आएगा? आएगा। यहां पर आएगा। तो यानी कि आप कहेंगे कि एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में वह रन कर रहा है, यानी हर जगह पे आ रहा है। तो इसकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। और स्थिति बदलते हुए आप यहां पर देख लीजिए। देखिए, अमावस्या युति, इसमें सूर्य को यहां देखिए, यहां पर सन है, सूर्य ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा। अभी आपने लाइट का प्रकाश भी देख लिया। अभी यहां पर देख लीजिए, अमावस्या युति को नया चांद यानी कि न्यू मून कहा जाता है। युति को न्यू मून कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 33 सही 1/4 यानी कि 33/4 यानी कि आप कह सकते हैं 33/4 डे में चंद्रमा की स्थिति अर्धचंद्र जैसी होती है। अर्धचंद्र, यहां पर आप देखेंगे तो चंद्रमा की स्थिति जो है अर्धचंद्र जैसी होती है। कहां पर? नया न्यू मून के बाद। यहां न्यू मून के बाद कितना पीरियड चलता है? 33/4 33/4 डे 33/4 डे, यानी 4 अट्ठे 32। अगर आप सही बटे में लिखेंगे 8 32 और 32 1 33 1/4
यानी कि 4 सही 1/8 दिन में आगे न्यू मून के आगे जब बढ़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी, अर्धचंद्र की स्थिति होगी, अर्धचंद्र की स्थिति होती है। फिर इसके बाद 7.5 दिन के बाद, यानी कि यहां से 7.5 दिन अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है। सॉरी, यहां पर आते हैं, यहां पर ये स्थिति होती है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर कहलाएगा। अब फर्स्ट क्वार्टर के बाद यहां पर स्थिति क्या बनेगी, आपका अर्धार्द्र, यानी कि आधे का भी आधा हो जाना। यहां पर आप देखिए अर्धार्द्र यहां पर बनेगा। ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, आपका 7.5 दिन, यानी कि 7.5 दिन। उसके बाद 14 सही 3/4 दिन, 14 सही 3/4 दिन बाद पूर्णमासी होती है और इसको कहते हैं आप फुल मून। यहां से 14 सही 3/4 दिन में पूर्णमासी होती है, इसको बोला जाता है फुल मून। यानी कि फुल जो फुल है, जो मून फुल मून कहा जाता है। और इसके बाद 18/2 दिन की स्थिति में तृतीय चतुर्थांश पहुंचता है। तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वार्टर यहां पर पहुंचता है 18/2 दिन में, 18/2 दिन में यहां पर पहुंचता है, थर्ड क्वार्टर में स्थिति इसकी होती है। 26 दिन के पश्चात उसका अर्धचंद्र हो जाता है। 26 डेज के बाद अर्धचंद्र की स्थिति आ जाती है। ये अर्धचंद्र, यहां पर आधा चंद्रमा दिखता है, अर्धचंद्र की कंडीशन अप्लाई होती है। उसके बाद 29 1/2 डेज के बाद अमावस्या आती है, जो यहां पर आपका कंडीशन अप्लाई होता है अमावस्या की। अब देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक की चंद्रमा के लगातार आकार बढ़ने को वर्तमान चंद्र कहा जाता है, मैक्सिम मून कहा जाता है। चंद्रमा की स्थिति शुक्ल पक्ष यानी कि ब्राइट फॉरनाइट की अवधि होती है। पूर्णमासी जब उजाली रात होती है शुक्ल पक्ष होता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, कृष्ण पक्ष में एकदम काली रात होती है। इसमें क्या है, ब्राइट नाइट होती है, उजाली रात होती है। पूर्णमासी की अवस्था के मध्य की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिसमें डार्क नाइट होती है, काली रात होती है। इस अवधि में चंद्रमा का आकार लगातार घटता जाता है। चंद्रमा के इस घटते आकार को क्षीणमय चंद्र कहा जाता है। क्षीणमय चंद्र कहा जाता है यानी कि क्षीण होता घटते हुए चंद्रमा कहा जाता है। इस अवधि को 26 दिन के बाद 26 डेज के बाद स्थिति जो बनती है वह क्षीणकाय अर्धचंद्र की बनती है, जो क्षीणकाय अर्धचंद्र की स्थिति होती है। उसके बाद 18 से 1/2 दिन के बाद स्थिति जो क्षीणकाय अर्धार्द्र हो जाती है, जिसमें आधा का आधा ये चंद्र बनता है, ये स्थिति कंडीशन उत्पन्न होती है। अब आता है फिर मून, तो आपने देख लिया, फिर आता है सुपर मून। सुपर मून की क्या कंडीशन होती है, यह एक खगोलीय घटना है, जो है एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। और दरअसल यह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, आप देख रहे हैं कि यह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से दोनों की चंद्रमा तथा पृथ्वी की दूरी की स्थिति बदलती रहती है। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है, तो सुपर मून होता है। तो यह कंडीशन क्या अप्लाई होगी, सुपर मून होगी कि नहीं। यह आपका यहां सुपर मून होगा। यह कंडीशन क्या होगी, सुपर मून की होगी। क्यों, क्योंकि यहां तो एकदम करीब में आ गया है, यहां दूर जा रहा है। तो सुपर मून क्या कहां होगा, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे करीब में आ जाएगा तो वहां सुपर मून होगा। और वहां उस कंडीशन में खूब तेज ज्वर उत्पन्न होता है, जिसको आप कहते हैं, ज्वर को टाइडल के रूप में जानते हैं, बृहद ज्वर जो है उत्पन्न होता है। इस स्थिति को पेरिजी फुल मून कहते हैं, पेरिजी फुल मून कहते हैं इसको। पेरिजी फुल मून इसे कहा जाता है। इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक
बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और जब ये इतना ज्यादा भयंकर होगा तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पर अट्रैक्शन वो ज्यादा बनाएगा, जिससे बेहद ज्वर की स्थिति उत्पन्न होगी। चलिए अब आता है ब्लू मून। ए फुल मून के बाद आता है ब्लू मून। ब्लू मून यह एक खगोलीय घटना है। इसके अनुसार कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएं होती हैं और दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। एक पूर्णिमा के बाद जो दूसरी पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। दरअसल दो पूर्णिमाओं वाला समयांतराल 30 से 31 दिन का होता है। 30 या 31 दिन का होता है। इसमें 30 दिन का होगा या 31 दिन का होता है, में संतुलन हो जाता है। वास्तविकता यह है कि यह घटना तो इसके पहले नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। क्या ब्लू मून में चंद्रमा ब्लू हो जाता है? ऐसा नहीं है। इस प्रकार की घटना जो इसके रंग से संबंधित नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि इस पर जो है रंग का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, विशेष प्रभाव नहीं है कि कभी मून जो है ब्लू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यह केवल इवेंट के रूप में ये नाम दर्शाया गया है। वास्तव में ऐसी घटना पुनरावृत्ति लगभग 2.5 वर्ष के बाद होती है, यानी कि 2.5 वर्ष के बाद होती है, 2.5 वर्ष में होती है। यह पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है। जो सामान्य पूर्णिमा की अगर बात करें तो 29.5 दिन की होगी। इसलिए फरवरी माह में कभी ब्लू मून नहीं आएगा। ये फरवरी माह में कभी ब्लू मून नहीं आएगा। अच्छा क्यों होगा आप ये बताइए कि 28 डेज का फरवरी होता है तो इसमें ब्लू मून आना ही नहीं है। एक होता 29 डेज का, क्या इसमें ब्लू मून आएगा? कहेंगे इसमें भी नहीं आएगा, आधा दिन तो एक्स्ट्रा है इसमें। कितना है? 29.5 डेज है। आप ये बताइए 29.5 दिन में क्या किसी महीने का है? कहेंगे नहीं है। 29 दिन की फरवरी बनती है लेकिन 29.5 दिन का कोई भी मंथ नहीं है। तो फरवरी में कभी मून आना ही नहीं है, ब्लू मून कभी नहीं होगा, ऐसी घटना नहीं घटेगी। जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक ब्लू मून होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर भी कहा जाता है। अगर वह घटना किसमें जो माह है उसमें 2 बार अगर ब्लू मून आ गया तो उसको उस घटना को कहते हैं ब्लू मून ईयर। ऐसी सामान्यतः घटती नहीं है, लेकिन अगर कभी घटती है तो उसको ब्लू मून ईयर कहा जाता है। और 2018 को ही ब्लू मून ईयर कहा गया क्योंकि एक माह में 2 बार ऐसी घटनाएं घटी थी। अब आता है ब्लड मून। ये सबसे खास बात है। यहां पर जो है इसके जो है नाम से भी ब्लड मून, यह कलर से भी इसको प्रभावित करता है, जबकि ब्लू मून इस प्रकार की घटना नहीं है। यह 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण समायोजन के बाद ब्लड मून आता है। अभी आपने देखा था कि यहां पर 2 पूर्णिमा का अंतराल था। कितने का? 2 पूर्णिमा का अंतराल था। लेकिन यहां आप देखेंगे 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण समायोजन के बाद ब्लड मून आता है और इसे टेट्राड भी कहा जाता है। हालांकि जहां तक इस घटना का में चंद्रमा के लाल रंग का होने का प्रश्न है तो क्या होगा? आप देखते होंगे कि कभी कभी जो सुबह का टाइम होता है तो चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखता है और उसको हम आसानी से देख भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो दोपहर का कंडीशन आता है चंद्रमा पर हमारी आंखें टिकती नहीं, क्योंकि उसमें लाइट का प्रकाश इतना तेजी से हमारी आंखों पर पड़ता है कि हमारी आंखें उसको देखने के योग्य नहीं रहती हैं और उसको पूरी खुली आंखों से एकदम बढ़िया से निहार नहीं सकते हैं। तो यह कंडीशन अप्लाई होती है। आप ये बताइए कि सुबह जो एकदम पूरा टमाटर की तरह लाल दिखता है वो कारण क्या है? स्कैटरिंग वाला कारण है और यही स्कैटरिंग वाला कारण यहां पर भी बनेगा। इसके जो है लाल रंग होने का जो प्रश्न है इसका कारण यह है कि पूर्ण चंद्रमा की घटना है। दरअसल यह पूर्ण चंद्रमा की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। जब यहां पृथ्वी सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ेगा
तो आप ये बताइए कि यह रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, यह ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, यह भी आएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यह जाएगा रिफ्लेक्ट होगा, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन बनेगा। आप ये बताइए क्या इस पर प्रकाश पड़ेगा? आप कहेंगे कि इस चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो यह छाया पड़ेगी कि नहीं? प्रकाश तो नहीं पड़ा, छाया तो पड़ेगी, लेकिन प्रकाश के साथ में कुछ एनर्जेटिक जो ऊष्मा है वह जाएगी, और यहां पर वही कंडीशन उसकी छाया में जो है स्कैटरिंग की कंडीशन सप्लाई होती है। अब स्कैटरिंग क्या कैसे बनती है देखिए, उसमें उनके बीच में जो पृथ्वी आ जाती है तो इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो शैडो आपकी पड़ रही है, तो इस स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से लाल प्रतीत होता है। आप अभी जाइएगा तो अपने टार्च को ले लीजिए और हाथ पे लगाइए और टार्च को सटा के और टार्च जलाइए और पीछे से देखिए लाल एकदम पूरी तरह से दिखेगा। क्या वो प्रकाश लाल है? नहीं। क्या व्हाइट प्रकाश होता है? नहीं, व्हाइट होता ही नहीं है, कोई भी चीज व्हाइट नहीं है, वह कई रंगों का मिक्सर है। आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप जो हथेली है उस पर टार्च जलाते हैं तो पीछे से देखेंगे रेड जलेगा, वो क्या होता है? प्रकाश विकिरण होता है। जब यहां पर प्रकाश पड़ेगा ना तो यहां इसकी शैडो पड़ेगी, छाया पड़ेगी, ना कि फुल प्रकाश पड़ेगा। फुल प्रकाश पड़ेगा तो चीजें सामने दिखाई देगी, लेकिन छाया पड़ेगा तो वो कलर चेंज नजर आएगा और इसी प्रकार से यह ब्लड की तरह नजर आता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड मून। क्या बोलते हैं? ब्लड मून। किसके कारण होता है? कि पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, जाहिर सी बात है, जो 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद यह ब्लड मून आता है तो इस प्रकार की घटना दुर्लभ होगी ही। सामान्य रूप से 3 चंद्र ग्रहण में 1 पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 3 चंद्र ग्रहण अगर होगा तो उसमें 1 पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहां तक ब्लड मून तक ही, आगे जो है हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वाले में कुछ खगोलीय पिंड जो इससे रिलेटेड है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इतना आपने यह सीखा कि सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा के नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो सेशन आएगा उसमें हम एस्ट्रॉइड की बात करेंगे, एस्ट्रॉइड की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका आनंद लीजिए। थैंक यू।